synthetic fibers are also called dash or dash fibers. Artificial or man-made fibers are Synthetic here. fibers and man-made fibers. Yes, artificial या natural fiber. और अब जो दो बच्चे ने जवाब दिया वो आंसर नहीं देगा नेक्स्ट, कोई और देगा. Synthetic fibers are known as artificial और नेचुरल फाइबर्स. और बेटा मैं जितना क्वेश्चन करवाता हूँ ना सारे क्वेश्चंस लिख लेना, स्कूल एग्जामिनेशन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स कर देता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, और क्वेश्चन को टर्न करके दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है. ओके, रेयन हैज डैश लाइक अपीयरेंस. Silk like. यस, रेयन का जो अपीयरेंस होता है सिल्क जैसा होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. ओके, सिल्क का खोज किस कंट्री में हुआ था, कोई बता सकता है क्या? Sir, Sir, China. 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 The thread of gas is stronger than thread of steel. कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसका जो थ्रेड स्टील के थ्रेड Nylon. Nylon. बोला ना, जो एक बार आंसर दे दिया दोबारा नहीं देगा. The most tensile fiber among cotton, wool and silk. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मतलब कौन किसकी थ्रेड ज्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है? कॉटन, वूल और सिल्क के बीच में. Wool. Sir, wool. सबसे कम बर्दाश्त कर सकता है, सिल्क थोड़ा ज्यादा, वूल मैक्सिमम. इसका आंसर होगा रेयन को किसके साथ मिक्स करोगे तो कारपेट मिलेगा? कॉटन. कॉटन के साथ. Sir, wool, sir. Sir, wool. Wool. रेयन को वूल के साथ मिक्स करोगे तो कारपेट बनेगा. पैराशूट्स आर बिल्ड फ्रॉम. पैराशूट किससे बनता है? नायलॉन. Sir, nylon. एक्रेलिक इज अ डैश फाइबर. Synthetic. Synthetic fiber. The first fully synthesized artificial fiber dash. Nylon. And was synthesized from New York and London. New York Coal. and London. air, water, and air. cold, water and air. ठीक है, अब चलिए वन वर्ड आंसर टाइप का है. आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क Rayon. वो आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है. ओके, बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीमर. Monomer. Monomers. Cellulose is made up of units called Glucose. Glucose. rayon is mixed with to make bed sheet. Cotton. रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाया जाता है. तो यस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी डिस्कशन हो गई. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. सर स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा साइड हो रही है ना. क्या बोल रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा साइड हो जाइए ना प्लीज. क्या बोलोगे बेटा? प्लीज जोर से बोलो थोड़ा. सर स्क्रीनशॉट लेना है, साइड हो जाइए ना प्लीज. हाँ, लिख लो बेटा, लिखना है तो लिख लो. मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ.
सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। यस बोर्ड सर। तो पूरा दिख रहा है, काहे नहीं दिखेगा पूरा? बोर्ड सबको पूरा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए यस सर आगे मैम। बढ़ते हैं। अब हम अपने सिलेबस को आगे ले चलते हैं, और जिनको बोर्ड नहीं दिख रहा उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट सिंथेटिक फाइबर, और पहला सिंथेटिक फाइबर हम लोगों ने देखा था रेयन। रेयन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। रेयन जो होता है जिसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, और ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सेमी सिंथेटिक बोलने का मतलब फुली इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये बनती है वुड सेल्यूलोज, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर बनती है। ओके, और रेयन सिल्क जैसा क्वालिटी होता है रेयन का, ये हम लोग जान चुके हैं। और रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करो, वूल के साथ मिक्स करो, क्या बनता है अभी आप लोगों ने देखा है। तो रेयन के बारे में हम लोगों ने समझ चुका है कि रेयन का क्या गुण होता है। फिर भी स्टडी करो नायलॉन। नायलॉन जो सिंथेटिक फाइबर है वो फुल्ली सिंथेटिक है, मतलब इसमें एनिमल या प्लांट से कोई भी चीज नहीं लिया गया। इसको बनाने के लिए प्रयोग किया गया था कोल, एयर और वाटर का प्रयोग किया गया। ओके, और नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इलास्टिक भी होती है, इसलिए हम लोग इसका यूज मौजे बनाने में करते हैं। मौजा बनता है इसका, या रस्सी बनती है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए यूज होती है नायलॉन की रस्सियां, और नायलॉन की रस्सियां पैराशूट बनाने के लिए यूज किया जाता है। काफी स्ट्रॉन्ग होती है नायलॉन की रस्सी। फिर हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी किया था, और उस एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल फाइबर, कुछ नेचुरल फाइबर्स लिए थे, जैसे हम लोगों ने लिया था कॉटन लिया था, सिल्क लिया था, ओके, और ऊल भी लिया था। ऊल एक नेचुरल फाइबर जो सीप से मिलता है। तो हम लोगों ने इन सब का टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी कंपेयर किया था कि कैसा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो हम लोगों ने देखा था कि एक रस्सी जो है आपका नायलॉन का यदि मैं एक रस्सी लेता हूं एक गिवन लेंथ का, तो उसमें यदि ज्यादा वजन में बहुत ज्यादा वजन लगाऊं तो ये रस्सी नहीं टूटता है। वहीं कॉटन हल्का सेम लेंथ का लिया जाए तो थोड़ा सा ही वेट लगाने पे टूट जाता है। और नेचुरल में, ये क्वेश्चन एक बार पूछी गई है, नेचुरल में कॉटन, सिल्क और ऊल के बीच में ऊल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में। अब हम लोगों को पढ़ना है रेयन और नायलॉन जो सिंथेटिक फाइबर है, उसके बाद हमें देखना है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। दो और सिंथेटिक फाइबर है हमारे सिलेबस में जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कॉटन हमारा पार्ट नहीं है इस चैप्टर का क्योंकि नेचुरल फाइबर है ये। फिर भी आप कॉटन के बारे में बहुत चीज जानते हो। सिल्क भी हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, फिर भी थोड़ी सी डिस्कशन हो चुकी है इसके बारे में। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया था कौन सा, जो मतलब कौन सा कीड़ा होता है, सिल्कवर्म। सिल्कवर्म कौन से पत्ते पे फीड करता है, मलबरी के गाछ पे फीड करता है, तो उसके कोकून से निकाल के हम लोग सिल्क बनाते हैं। फूल तो मालूम ही है। तो ये नेचुरल फाइबर्स का डिस्कशन इस चैप्टर में हमें नहीं करना है। हमें इस चैप्टर में आर्टिफिशियल और एक्रिलिक, ये चार हमें देखनी है अपने सिलेबस। तो दो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पॉलिएस्टर हमें देखना है। चलो
थर्ड वाले में आते हैं हम लोग पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो ये पॉलिस्टर नाम है ना, the name of this fiber has two parts, एक पॉली प्लस ईस्टर। ओके, यदि हम इसको नाम को देखें पॉलिस्टर, इसमें दो पार्ट है, एक वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है ईस्टर। ठीक है, आप सभी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पॉली का मतलब क्या होता है। मेनी, पॉली मीन्स many and esters are organic compound responsible for sweet smell of fruits, पहले तो समझ लो इसका मतलब। पॉली बहुत सारे, मैनी तो बहुत सारे ईस्टर के यूनिट्स। ईस्टर क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूँ। ईस्टर कोई केमिकल है, समझ लो। ईस्टर एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, उसके छोटे 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 बहुत सारे यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आपको मिलेगा पॉलिस्टर। ठीक है ना। ईस्टर मोनोमर है, बहुत सारे ईस्टर जुड़ गए तो एक पॉलीमर बना जिसका नाम है पॉलिस्टर। और ईस्टर बेसिकली क्या होता है? ईस्टर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने का मतलब ईस्टर एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है ना। ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके चलते जो फ्रूट्स होता है ना, फल जो हम लोग खाते हैं उसमें एक मीठा सा खुशबू आता है। फल को सूंघोगे तो एक मीठी खुशबू मिलेगी आपको। तो फल का जो मीठा खुशबू आपको मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ ईस्टर। ठीक है ना। वही ईस्टर के छोटे छोटे यूनिट्स मिलके पॉलिस्टर बनते हैं। ठीक है ना। ये नाम कहाँ से आई सबको मालूम होना चाहिए। पॉली का मतलब बहुत सारे, ईस्टर मतलब वो कंपाउंड जो फल के मीठा खुशबू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। इट इज अ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है। ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट इत्यादि करके पॉलिस्टर बनाते हैं। इट इज अ सिंथेटिक फाइबर दैट इज wrinkle free and remains crisp। क्रिस्प शब्द का मतलब होता है कड़ा। हम लोग बोलते हैं ना कि आयरन मारो, कड़ा से आयरन मारो, एकदम कड़ा से आयरन करो एकदम स्ट्रेट रहे। तो पॉलिस्टर के जो भी हम लोग कपड़े बनाएंगे, पॉलिस्टर फाइबर से जो भी कपड़े हम लोग बनाएंगे वो सारे रिंकल फ्री है। मतलब उसको लाट मुचूड़ दो उस कपड़ा को, उसमें मुचड़ेगा नहीं। ठीक है ना। और रिमेन्स क्रिस्प, एकदम कड़ा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा पॉलिस्टर की कपड़े। ठीक है ना। पॉलिस्टर एक ऐसी सिंथेटिक फाइबर है जो रिंकल फ्री है, उसमें मुचड़ता नहीं है और क्रिस्प रहती है, एकदम कड़ा रहेगा। ओके, पॉलिस्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? Polyester are used for making shirts। पॉलिस्टर के शर्ट्स आते हैं। ओके, शर्ट्स बनते हैं पॉलिस्टर के, काफी अच्छे रहते हैं, वो मुचड़ता नहीं है। मैं अभी जो शर्ट पहना हूँ वो भी पॉलिस्टर का ही शर्ट है। ठीक है। पॉलिस्टर सही ध्यान से आप देख नहीं पाओगे बट इट्स पॉलिस्टर ओनली। इसको लाख मुचोड़ दो, इसमें कुछ होने वाला नहीं।
पॉलिस्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग शर्ट्स। ओके, पैंट्स भी आते हैं। आप देखोगे बिग बाजार में जाओगे या पैंटालून्स में कपड़ा खरीदने जाओगे तो बहुत अच्छा कपड़ा है, मुचड़ोगे तो मुचड़ाता ही नहीं। ओके, वो पॉलिस्टर के मेकिंग शर्ट्स, पैंट्स भी बनाए जाते हैं। साड़ीज, कुछ साड़ी ऐसे होते हैं जिनको लाख मचोड़ तो उन्हें मुचड़ाए, साड़ी भी बनता है ऐसे। जैकेट्स, जैकेट्स बनाए जाते हैं, जैकेट्स। माउस पैड्स, माउस पैड तो मतलब जुआ वाला नहीं, कंप्यूटर का माउस पैड बोल रहा हूँ। जो माउस होता है ना कंप्यूटर, उसको हम लोग चलाते हैं जिस पैड के ऊपर, उसको भी पॉलिश यस माउस पैड एसेट्रा, ठीक है ना। तो ये इतना काफी है कि कहाँ इस्तेमाल होता है आपको ध्यान देना है। शर्ट्स बनाते हैं पॉलिस्टर की, क्योंकि रिंकल फ्री, आयरन करने का जरूरत नहीं। देखो आयरन करने की जरूरत नहीं मुझे, मैं बिना आयरन कर कपड़ा पहन रहा हूँ। शर्ट्स तो आप लोग देखते ही होंगे, हमेशा मैं ब्लैक ही पहना रहता हूँ, यही कपड़ा पहन रहा हूँ जब से लॉकडाउन हुआ, मुचड़ता नहीं। तो पॉलिस्टर जो है वो शर्ट्स बनाने के काम आते हैं, जो मुचड़ेगा नहीं, काफी रिंकल। पैंट्स, कुछ पैंट्स भी बनते हैं इससे, ट्राउजर्स, साड़ी, जैकेट्स। जैकेट देखे हो ना, जो ठंडे के दिनों में जैकेट पहनते तो मुचड़ता नहीं, देखिए। माउस पैड्स, जो कंप्यूटर चलाने वाले माउस होते हैं जिसके ऊपर चलाते हैं, वो सब बनते हैं। ये तो पॉलिस्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, और इसके बारे में कुछ थोड़ा हमें जानना चाहिए। टेरिलीन, दो टाइप के हम देखते हैं, टेरिलीन, टेरिलीन एंड पीटी आर टू इंपॉर्टेंट। देखो टेरिलीन एंड पीईटी, ये दो टाइप के, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको जब बता रहा था सिंथेटिक फाइबर के बारे में। टेरिलीन और पीईटी जो होता है ना, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉलिस्टर बताइए। ये वैरायटीज ऑफ पॉलिस्टर होते हैं, टेरिलीन और पॉलिस्टर, सॉरी पीईटी। ओके, अब मिक्स्ड फाइबर, एक्चुअली पॉलिस्टर को भी कुछ के साथ मिक्स करके कुछ बनाते हैं, टेरिलीन को भी कुछ के साथ मिक्स करके कुछ बनाते हैं, तो वो हमें जानना है थोड़ा सा। उनके नाम आपको जानने हैं बस, उनके यूजेस आप ये समझ लो, बस यही सब यूज होता है और कुछ नहीं होता है, आसपास वही। आपसे पूछ लिया कि जैसे मिक्स्ड फाइबर देखिएगा, मिक्स्ड फाइबर बोलने का मतलब है कि दो फाइबर को साथ में मैंने मिला दिया। जैसे मिलाया था ना, रेयन और कॉटन मिलाया था तो क्या बना था, बोलो? बेडशीट। बेडशीट। रेयन ऊल मिलाया था तो कारपेट बना। तो दो फाइबर को साथ में मिला के कोई एक नया मतलब प्रयोग करते हैं कोई चीज बनाने के लिए, तो उसको हम लोग मिक्स्ड फाइबर। जैसे क्या होता है, पॉलिस्टर को आप कॉटन के साथ मिक्स कर दो, पॉलिस्टर को यदि कॉटन के साथ मिक्स करते हो तो आपको एक फाइबर मिलता है, दैट इज नोन एज पॉलीकॉट। उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीकॉट, ठीक है ना। पूछा जाता है एग्जाम में, पॉलीकॉट जो फाइबर है वो किससे किससे मिलता है, मिलके बनता है, पॉलिस्टर और कॉटन। पॉलिस्टर को ऊल के साथ मिलाया जाता है, नेचुरल कॉम्बिनेशन। देखो एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, दोनों वाला गुण आ जाता है, बीच का गुण रहता है उसमें, ठीक है ना। पॉलिस्टर और ऊल को मिला देंगे तो पॉलीऊल। वहीं आप टेरिलीन को आप मिला दोगे कॉटन के साथ तो टेरिकॉट। ओके, टेरिकॉट सुने हो, टेरिकॉट का कपड़ा है, सुने हो गया। ओके, वहीं टेरिलीन को आप मिला दोगे ऊल के साथ, टेरिऊल। ओके, तो ये तो कहानी है। मिक्स फाइबर के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको मिक्स करने से क्या मिलता है,
वेरी इंपॉर्टेंट। सर पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स करने से क्या मिलता है? पॉलीकॉट, POLYCOT, पॉलीकॉट। ओके, तो ये तो कहानी है आपकी। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? हाँ, बोर्ड तो दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना, नेक्स्ट जो दिमाग लगाना है यहाँ पे हम लोग पीईटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीईटी क्या होता है? मैं बोर्ड मिटा देता हूँ, आप लोग कुछ इसमें से लिखना है तो लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट थोड़ा सा लिख लिए। सर लिख लिए। हाँ हाँ ठीक नो है। सर, नो सर, 1 मिनट। हाँ ओके ओके, कर लो बेटा, हो गया सर। 2 मिनट टाइम ले लो आराम से। कुछ क्वेश्चन पूछना है, समझना है तो आराम से, जल्दी से। हो गया सर। हाँ, सबका हो गया? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा पीईटी के बारे में देखते हैं। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो पहला बार क्लास कर रहा है? न्यू स्टूडेंट कोई? एनी न्यू स्टूडेंट टुडे इन द क्लास? यदि कोई न्यू स्टूडेंट है और या कोई स्टूडेंट का कुछ पीछे का लेक्चर छूट गया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि श्रीवास्तव क्लासेस ऐप पे जाना और अपने बैच को ओपन करना। उस बैच में आपको एक जगह मिलेगा वीडियोस का, ठीक है ना? वहां पे सारे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं जो हम लोगों ने पढ़ाए। ओके, तो उन सबको आप एक बार देख लेना, ठीक है ना? ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पीईटी के बारे में। थोड़ा सा पीईटी के बारे में देखेंगे। पीईटी भी एक टाइप ऑफ पॉलिस्टर भी है, ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म होगा पॉली इथिलीन टेरापेथलेट। अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है नहीं, बस मैंने फुल फॉर्म आपको लिख दिया आपके इंफॉर्मेशन के लिए। पॉली इथिलीन टेरापेथ मतलब पॉली बहुत सारे, ये वाला चीज इथिलीन टेरापेथलेट के मिलने से पीईटी तैयार हुआ होगा। आप लोगों ने सुना होगा पीईटी बोटल्स, पेट बॉटल्स, ये वाला पेट बॉटल है, ठीक है ना? इसी से पीईटी से बना हुआ है। बहुत सारे इथिलीन टेरापेथलेट के यूनिट्स जुड़ जुड़ के ये बॉटल से तैयार होता है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉलिस्टर है पीईटी। इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर, टाइप ऑफ पॉलिस्टर। आपको इसके बारे में उतना कुछ इंफॉर्मेशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे वहां पे, बस थोड़ा सा यूजेस आपको देखना है इसके बारे में, मैं बता दे रहा हूँ। यूजेस इसके होती है और मेकिंग वाटर बॉटल्स, पानी के बॉटल्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना? जार्स, जार वार जो होता है ना वो बनता है इससे। कुछ यूटेंसिल्स भी इसके बनते हैं, कुछ यूटेंसिल्स, कटोरी उटोरी भी बनाए जाते हैं सब यूटेंसिल्स। फिर फिल्म के रोल्स होते हैं, जो फिल्म की होते हैं, कैमरा वाले रोल्स होते हैं, वो भी बनते हैं, फिल्म रोल्स। फिर और वायर्स, कुछ वायर्स भी बनाए जाते हैं, वायर्स होते हैं। ऐसे का बहुत सारा इस्तेमाल है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, तो 2-3 दिमाग है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2-3 लिख दो काफी है। बॉटल भी आ ही रहे, पानी का बॉटल, पीईटी बॉटल, पेट बॉटल्स, जार्स, यूटेंसिल्स, फिल्म रोल्स। फिल्म रोल्स एक इंपॉर्टेंट यूज है। बस पीईटी के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको रखनी है।
और पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, आओ आप पढ़ोगे इसके बाद, फिलहाल इतना काफी है। नेक्स्ट हमें देखना है एक्रिलिक। देखो आपको जो याद रखनी है पॉलिस्टर में, मैं पहले बता दे रहा हूँ, पॉलीज और ईस्टर, बहुत सारे ईस्टर के मोनोमर जुड़ते हैं। ईस्टर के बारे में पूछा जाता है कि ईस्टर क्या होती है। ईस्टर वो कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसके चलते फ्रूट्स में जो वो मीठा स्मेल आता है उसी के कारण आता है, ठीक है ना। पूछ देगा कि 2 एग्जांपल दीजिए इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर्स का, टेरिलिन और क्या पीटी। ओके, नेक्स्ट और कुछ मिक्स्ड फाइबर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, या पीईटी की यूजेस पूछ सकते हैं आपसे। पीईटी का फुल फॉर्म कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक्रिलिक, एक्रिलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। इट इज अ सिंथेटिक फाइबर that resembles wool. वुल एक नेचुरल फाइबर है, जैसे रेयन एक आर्टिफिशियल फाइबर था, वो सिल्क को रिप्रेजेंट करता, वैसे ही एक्रिलिक एक नेचुरल सिंथेटिक फाइबर है जिसका प्रॉपर्टी बहुत बहुत हद तक वुल से मिलता है। नेचुरल वुल से इसका प्रॉपर्टी बहुत हद तक मिलता है, ठीक है। जो देखो कम्बल सब हम लोग जो मतलब नरम वाला कम्बल आता है, मतलब सब आजकल तो सारे घर में रजाई वाला तो खत्म ही हो गया कहानी। अब सब रजाई तो बहुत कम ही आदमी यूज करते हैं, जो रुई वाला रजाई होता था, अब आ गया कम्बल सब जो सॉफ्ट वाला कम्बल होता है, नरम वाला कम्बल, वो एक्रिलिक के कम्बल रहते हैं। ओके, और आजकल स्वेटर्स भी जितने हम लोग पहनते हैं, वो तो जमाना चल गया कि जो दादी लोग स्वेटर बीनती थी और हम लोग बिना हुआ स्वेटर पहनते थे, तो आजकल नेचुरल ऊन के स्वेटर तो बनने बंद ही हो गए हैं, एक्रिलिक के स्वेटर्स बनते हैं जो देखने में भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि एक्रिलिक फाइबर को बहुत सारे रंगों से रंग देते हैं। ओके, तो एक्रिलिक एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका बहुत सारा गुण मिलता है ऊन से। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, स्वेटर्स बनाने के काम आते हैं, वार्म क्लोथ्स, गरम वाला जो गंजी सब जो होता है वो भी बनाने के लिए काम आती है। फिर कंबल उम्बल भी बनाने का काम होता है, और काफी वैरायटी। इट इज डाइड विद डिफरेंट कलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, इट कैन बी डाइड विद विभिन्न रंगों से, बहुत सारे रंगों से आप एक्रिलिक फाइबर को रंग सकते हो। इसलिए जो हम लोग जो नरम वाला ब्लैंकेट आता है, ये जो स्वेटर्स आते हैं, वो बहुत सारे रंगों के आते हैं। पहले जो ऊन आता तो ऊन का एक ही तो कलर ज्यादा मिलता, तो 10-15 कलर ऊन का बहुत मिलता था, भेड़ से नहीं निकाला जाता था उसको। ओके, तो इसको डाई किया है, डाई मतलब बहुत रंगों से इसको रंगा जा सकता है। और इसकी गुण क्या है? इट इज चीपर देन ऊन। देखो ये ऊल से भी सस्ता है, गरम कपड़े बनते हैं ऊल से भी सस्ता। ऊल समझ रहे हो, भेड़ से निकालो, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है इत्यादि, बहुत सारे पंगा होता है उसको बनाने में, बहुत पैसे खर्च होती है उसको बनाने में। तो ऊल जो होता है एक नेचुरल फाइबर है, जो दैट इज कॉस्टली। वहीं आप एक्रिलिक ज्यादा चीप है, मतलब केमिकल के ट्रीटमेंट से बनाया जाता है, तो ये चीप फाइबर है, जिससे अच्छे गर्म कपड़े भी बन जाते हैं, विभिन्न रंगों में मिल जाते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, साथ में व्रिंकल फ्री भी होते हैं। वो सारे स्वेटर्स में व्रिंकल फ्री होते हैं। ओके, और लिख सकते हो इट इज व्रिंकल फ्री एंड आल्सो व्रिंकल फ्री। तो एक्रिलिक के बारे में कुछ ये इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है इस तरह। क्वेश्चन पॉइंट वाइज तो आएगा नहीं, पूछेगा कि गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक, ये सारे प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, या पूछेगा कि
What is the benefit of using acrylic over natural wool? एक्रेलिक का इस्तेमाल करने का क्या फायदा है नेचुरल वूल के ऊपर? सस्ता है, रिंकल फ्री। ओके, और क्वेश्चन आ सकती है कि एक्रेलिक रिसेंबल विच नेचुरल फाइबर? वूल को रिसेंबल करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं एक्रेलिक के बारे में। ओके, तो एक्रेलिक का फॉर्मूला अभी आपसे कुछ पूछा नहीं है, वो सब हाई क्लास की चीजें। ओके, तो ये हुआ एक्रेलिक की सारी इंफॉर्मेशन। तो 4 टाइप ऑफ जो नेचुरल फाइबर में डील करना था हम लोग डील कर लिया। बहुत छोटी सी चैप्टर है, बट और थोड़ी सी देखनी है हमें इस चैप्टर में। कोई भी डाउट कुछ लिखना है लिख लो बेटा, पूछना है पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है। सर गॉगल भी एक्रेलिक फाइबर से बनता है। क्या बेटा? गॉगल्स भी एक्रेलिक फाइबर से बनता है। बबल चश्मा। नहीं, आवाज आ रही है आपकी बेटा, जोर से मोबाइल को मुंह के सामने लाके बोलो। सर गॉगल्स बनते हैं बेटा, बनते हैं बहुत सारे। और देखो एक्रिलिक के कुछ विंडो पेन्स भी बनाए जाते हैं, तो बहुत सारे यूजेस है, उसको छोड़ दो, दिमाग नहीं लगाना। यूजेस हैं और बहुत जगह एक्रिलिक मटेरियल यूज होते हैं। एक्रिलिक ग्लासेस भी होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। हो गया। यस सर, हो गया। हाँ ठीक है। Advantages of using artificial fiber. Artificial या synthetic fiber. आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? क्या इसको इस तरह से पढ़ सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर का गुण क्या क्या है? तो उनके गुण के हिसाब के कारण ही हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ना। उनका जो गुण है मतलब उनका वो एडवांटेज है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चंस इस तरह पैटर्न में भी सेट होगी कि एडवांटेज स्लैश कैरेक्टरिस्टिक भी समझ सकते हैं of using synthetic fiber. पहली बात तो सिंथेटिक फाइबर काफी ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग। सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग। वेयर एंड टियर मतलब फटना उठना इतना आसानी से फटता उठता नहीं है, वेयर एंड टियर बहुत कम। सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी ड्यूरेबल, बहुत दिन चलता है। सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक की चीजें बहुत दिन चलेगी। लॉन्ग लास्टिंग समझो, नो वेयर एंड टियर, लीस्ट वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मतलब समझते हो ना कि जो फट उठ जाता है वो सब बहुत कम है। वेरी ड्यूरेबल। सिंथेटिक फाइबर्स, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देता है स्कूल एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर या व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी टेंसाइल। टेंसाइल शब्द का मतलब होता है दैट इज कैन स्टैंड
लोड्स मतलब लोड उसमें सिंथेटिक फाइबर के ऊपर में हैवी लोड्स पड़ेंगे तो उसे वो बर्दाश्त कर सकता है। नायलॉन की रस्सियां तो होंगी, इतना खींचोगे नायलॉन की रस्सी में कुछ भी झुला दो वो टूटता नहीं। ओके, कैन विथस्टैंड लोड्स के जगह में हैवी लोड। ठीक है, काफी टेंसाइल, टेंसाइल शब्द का मतलब होता है कि इतना लोड वो उसका थ्रेड बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो हैवी लोड्स बर्दाश्त होती है उसे। अब हैवी मतलब टन वन मत समझ लेना, मतलब एक रेंज की बात। सर हाँ, सर सेकंड पॉइंट में वेरी के बाद क्या लिखे हैं? टेंसाइल, टेंसाइल, TENSILE, टेंसाइल। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स आर इलास्टिक। इलास्टिक बोलने का मतलब है कि काफी मतलब फैलता है, जो कि फैलता है। इलास्टिक, इलास्टिसिटी के चलते इसकी बहुत सारे यूज होते हैं। सिंथेटिक फाइबर का लस्ट्रस, चमक होती है, काफी चमक होगा सिंथेटिक फाइबर, इसलिए सिंथेटिक फाइबर वाला कपड़ा सब देखो चमचम का, चमकीला कपड़ा सब। लस्ट्रस का मतलब होता है साइन, ये बताया हमने, सबको पढ़ाया हमने। क्योंकि उसमें साइन काफी ज्यादा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट क्या देखोगे आप लोग, कॉटन वॉटन कपड़ा को बहुत दिन रख दोगे तो उसमें सादा सादा कलर का कुछ लग जाता है, मतलब उसमें कीड़ा उड़ा हेल्प करने लगता है। यस कॉटन सर। जो मतलब क्या होते हैं नेचुरल फाइबर वाले कपड़े होते हैं उसमें कीड़ा उड़ा लग जाता है। बट सिंथेटिक फाइबर्स वाले में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट। ओके, उसमें कीट कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता। सिंथेटिक मटेरियल काफी सस्ती आती है, काफी सस्ती। नेचुरल कॉटन का, प्योर कॉटन का कपड़ा खरीदने जाओ, 2000 से नीचे शर्ट नहीं मिलेगा कॉटन, प्योर कॉटन का। वही उसी टाइप का थोड़ा अच्छा ही मिल जाएगा आपको सिंथेटिक में, देखने में बड़ा अच्छा रहेगा, चमक भी अच्छी रहेगी, कॉटन से भी देखने में अच्छा लगेगा आपको, सस्ती मिल जाएगी आपको। क्योंकि तो सस्ते कपड़ा में एकदम अच्छी दिखती है कपड़े, वो नेचुरल नहीं रहते हैं। सस्ती वाली जो चमकदार रहे वो सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। ओके, बड़े तो ये गुण है, एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर के। ड्यूरेबल, बहुत दिन चलता भी है, फायदा देखो बहुत दिन चल रहा है। दूसरा, चिरफाड़ कर फाड़ो उड़ो, सिंथेटिक का कपड़ा जल्दी नहीं फटेगा। इलास्टिक होती है, थोड़ी घिसने वाली। सिंथेटिक फाइबर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। अच्छी नेचुरल फाइबर्स के कपड़े लोग तो बहुत महंगे आते हैं, सिंथेटिक फाइबर के सस्ते ही। ये तो उनका गुण हो गया, ठीक है ना। मतलब अच्छा वाला गुण हो, एडवांटेजेस में तो अच्छा वाला गुण, एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक दोनों लिख दिया हूं। एडवांटेज मींस अच्छे गुण। ओके, यू वांट टू राइट समथिंग, राइट इट। हो गया सर, हो गया। ओके, वेरी गुड। यस सर। हाँ चलो,
देखो डिसएडवांटेजेस मतलब कुछ बुरे गुण, तो कैरेक्टरिस्टिक में भी आ जाएगी वो बुरे कैरेक्टरिस्टिक, बुरा गुण ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, तो देखते हैं। देखिए ये इसका एक बहुत ही भयंकर डिसएडवांटेज, सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब डर, वाटर के प्रति उसको डर लगता है, समझो सिंपल, वो वाटर को रिपेल करता है। वाटर को रिपेल करना मतलब वाटर को दूर भगाता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इन सिंपल शब्दों में समझो, वाटर हाइड्रोफोबिक का एक्चुअल मीनिंग होता है पानी को दूर भगाना, बट आप सिंपल में समझ लो कि ये थोड़ा सा भी पानी को एब्जॉर्ब करना नहीं चाहते। दे आर हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को दूर भगाता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, एंड डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। गर्मी के दिनों में, समर में, गर्मी के दिनों में क्या होगा, काफी पसीना आता है हमारे शरीर में। अब पसीना को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है सिंथेटिक फाइबर, तो पसीना पूरा शरीर में लगा ही रहेगा, चिपचिप रहेगा पूरा शरीर, पसीना बाहर भी नहीं निकल पाएगा, तो उसके चलते क्या होगा, काफी अनकंफर्टेबल पहनना, मतलब सिंथेटिक कपड़ा पहने हुए हवा भी अंदर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा भी पसीना पसीना आदमी भर जाता है, तो बहुत अनकंफर्टेबल होती है पहनना गर्मी के दिन में। मम्मी लोग बोलती है ना ये सब मत पहनो कपड़ा, कॉटन का कपड़ा पहनो गर्मी के दिनों में, उसका अपना फायदा होता है, नेचुरल फाइबर का क्या फायदा है वो भी बताएंगे। गर्मी के दिनों में पसीना नहीं अब्जॉर्ब होगा, पसीना नहीं अब्जॉर्ब होगा, शरीर चिपचिप हो जाएगा, पहनना नहीं है, अनकंफर्टेबल रहेगा। ओके, ये इसके खराब गुण है। इट मेल्ट्स बिफोर बर्निंग, देखो कपड़ा मानो कोई नेचुरल फाइबर कॉटन का कपड़ा पहनो तो आग पकड़ता है, ये यदि आग पकड़ता है तो तुरंत आप उसको खोल के फेंक सकते, मतलब आग पकड़ा तो आपको समय मिलता है थोड़ा कि कपड़ा खोल के आप उतार दोगे तो आग से बच सकते। और यदि सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े में आग पकड़ लेता है तो आपको आग तो दिखेगी नहीं, वो बर्न नहीं करता पर वो पिघलने लगता है। सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े जैसे ही आग मतलब गर्म मतलब आग वाग उसके सामने आता है तो आग नहीं पकड़ता, आपको आग नहीं दिखेगी, वो एकाएक पिघलने लग जाता है। पिघलने लगता है तो पूरा क्या होता है, चमड़ी में चिपक जाएगा, चमड़ी में चिपक जाएगा, वो गर्म चीज चमड़ी को गला देता है। तो जब मतलब होना तो नहीं चाहिए ऐसा, मतलब गलती से कभी हो ही जाता है, तो किचन विचन में खासकर किचन में काम करने के दौरान कभी भी सिंथेटिक फाइबर वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यदि वो आग पकड़ता है तो पूरा शरीर से चिपक जाए, और शरीर से चिपक जाए तो वो गर्म पूरा शरीर को गला देता है चमड़ा में, और बहुत डेंजरस बर्न होती है उसके। तो फायर के केस में वो जलने से पहले मेल्ट हो जाता है, पूरे स्किन में चिपक जाएगा और पूरा वेरी डेंजरस, वो डर्न पूरी जलन होता है, वो शरीर जलती है, बहुत खराब चलती है, तो अवॉइड करना चाहिए, सिंथेटिक वाले कपड़े किचन में नहीं यूज करना है। ओके,
synthetic fibers accumulates charge सिंथेटिक कपड़ों में चार्ज क्या होता है, गर्मी और में धूप में पहन के घूमोगे ना तो उसमें जो चार्ज होता है वो कपड़ा थोड़ा चार्ज हो जाता है। तो ये आप अभी फिलहाल अपने लेवल में नहीं समझ पाओगे, बट सिंपल में समझोगे कि चार्ज एक्यूमुलेट होने कभी कभी देखोगे ना कि जो शरीर पे बाल होता है वो खड़ा हो जाता है, किटकिट करने लगता है, मतलब टीवी वी के पास हाथ ले जाना, टीवी वी के पास ऐसे हाथ करना, लेकिन हाथ ले जाओगे ना टीवी के सामने में तो जब बाल वाले देखो खड़ा हो जाएगा किटकिट आवाज करने लगता है, वो क्या होती है चार्ज के कारण। तो वैसे ही क्या होता है सिंथेटिक फाइबर में चार्ज जमा हो जाता है, धूप में घूमने से उसमें चार्ज जमा हो जाएगा और चार्ज जमा होने से वो चिपक जाता है, स्किन से चिपक जाता है और वो चिपकने के कारण मतलब हाथ में वो खुजली कर सकता है, तो स्किन इरिटेशन होता है, क्लिंग्स टू स्किन मतलब चार्ज एक्यूमुलेशन मतलब चार्ज हो जाता है कपड़ा थोड़ा सा, वो चार्ज होने के कारण स्किन से चिपक जाता है, ओके, और फिर हमें स्किन में थोड़ी सी खुजली होती है। ये तीन है इसकी खराब वाले सर गुण। सर्टेन लाइन में क्या है, लास्ट सर्टेन लाइन? वेरी डेंजरस इन केस ऑफ फायर। सर ये थर्ड तो पॉइंट है एक बार पढ़ दीजिए ना। सर एक बार थर्ड लाइन पढ़ दीजिए ना। बेटा लिखने से पहले आप लोग सुना करो, थोड़ा सा मैं टाइम दे दूंगा, आप लोग लिखने में बिजी हो जाते तो सुनते नहीं, समझोगे नहीं। इट मेल्ट्स बिफोर बर्निंग मतलब बर्न करने से पहले सिंथेटिक कपड़े पिघल जाते हैं और वो पिघल जाता है तो क्या है स्किन में चिपक जाता है, स्किन में चिपक जाए तो वेरी डेंजरस इन केस ऑफ फायर। इट मेल्ट्स बिफोर बर्निंग एंड कैन बी वेरी डेंजरस इन केस ऑफ फायर। ओके, सर लास्ट पॉइंट में एंड अटैक बाय क्या है? क्या एंड कैन, जब पढ़ाता हूं तब ध्यान दो, अब लिखने में रहते हो। एंड कैन कॉज स्किन इरिटेशन, लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई आर्टिफिशियल फाइबर के कुछ अच्छे गुण कुछ बुरे गुण। अब चलिए हम लोग देखेंगे नेचुरल फाइबर के अच्छे गुण, एडवांटेज बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो। एडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन सिल्क वूल ये सब का क्या एडवांटेज है, ठीक है। देखो नेचुरल फाइबर के बने हुए कपड़े पसीना को एब्जॉर्ब कर लेगा, पसीना को खींच लेता अपने अंदर, तो क्या होगा देखो पसीना शरीर के अंदर निकला, नेचुरल फाइबर वाला कपड़ा उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर बाहर में गर्मी है तो ये पसीना क्या होता है एवोपरेट होते रहता है, तो पसीना जो है शरीर में नहीं रहती है और
शरीर से बाहर निकलते हैं कि जिसके चलते हमें आराम मिलता है, ओके, चिपचिप नहीं होता। तो गर्मी के दिनों में यदि आप पहनते हो नेचुरल फाइबर वाला कपड़ा तो आपको काफी कंफर्टेबल फील, क्योंकि पसीना जिसके कारण आपको चिपचिप लगता है वो निकल जाएगा। They are eco-friendly. इको-फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? आप यदि नेचुरल फाइबर से बना हुआ कपड़ा, कॉटन का बना हुआ कपड़ा, सिल्क का बना हुआ कपड़ा या प्योर ऊल का बना हुआ कपड़ा को यदि आप फेंक देते हो बाहर, तो मतलब कीड़ा मकोड़ा उसको गला देगा। वो 2 महीने मतलब 5 से 7 महीने के अंदर में आप यदि फेंक दिए उसको मिट्टी पे, तो 5 महीने या साल भर के अंदर में वो पूरा गला देगा। कॉटन का कपड़ा पूरा गल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, तो इको फ्रेंडली है। वहीं आप सिंथेटिक नायलॉन का बना हुआ कपड़ा उपड़ा यदि आप बाहर में फेंक दिए तो कभी मतलब इतना जल्दी गलता नहीं है, काफी समय लेता है वो गलने में। मतलब इट कैन टेक मोर देन 20 to 30 years, इतना समय लग सकता है उसको गलने में। तो वो क्या है, कोई मतलब गाय वाय या कोई जानवर वार उसको खा लेगा गलती से, देखते ही हो पॉलिथीन जो होती है एक सिंथेटिक फाइबर ही है, उसको खा लेता है गाय वाय तो क्या होता है उसके अंदर में जम जाता है, वो लोग मर जाता है। तो इको फ्रेंडली नहीं, मतलब देखो कोई भी चीज जो है ना, यदि वो गल जाता है फिर से धरती पे मिल जाती है तो वो सही है नेचर की, वो नेचर में एक्यूमुलेट नहीं हो। जैसे पॉलिथीन, क्या है पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, पॉलिथीन मतलब 100 साल से ऊपर लेता है गलने में, बहुत 100 साल से भी बहुत ज्यादा लेता है। ओके, इट कैन टेक सेवरल इयर्स, मतलब समझ लो 140 साल 150 साल से ऊपर समय लेता है वो गलने में। तो बोलने का मतलब क्या, वो तो यदि धरती पे रहेगा एक्यूमुलेट होता जाएगा, बहुत ज्यादा रहते रहेगा तो क्या होगा, धरती का बोझ बढ़ते रहेगा। तो यदि कोई चीज टूटते चले जाता है, मिट्टी में मिलते चले जाता है, तो चलो फिर से मिट्टी को नेचुरल अपनी शक्ति मिलती है, फिर जो मतलब हम लोग उसमें क्रॉप्स को उगा सकते हैं। बट आर्टिफिशियल वाले गलते नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसके कारण वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, दे आर इको फ्रेंडली। They does not cause skin irritation. कोई स्किन इरिटेशन नहीं होगी आपको, कोई खुजली उजली स्किन में नहीं होगा कभी भी यदि नेचुरल कपड़ा का उपयोग करते हो। जो देखोगे नायलॉन वाला कपड़ा जो बहुत पहनते हैं ना लोग, रैश आ जाएगा, उसका लाल हो जाता है स्किन, इसलिए कभी काल क्या अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नेचुरल फाइबर के ही कपड़े यूज करें। ओके, दैट डज नॉट कॉज इरिटेशन। तो ये तो कुछ अच्छे गुण हो गए नेचुरल फाइबर्स के, खराब गुण भी देखेंगे नेचुरल फाइबर के, इसको लिख देते हैं। यस सर हो गया। यस सर हो गया। डिसएडवांटेजेस मतलब बुरे गुण, क्वेश्चन पूछे स्कूल एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों। ओके, एग्जाम में आ जाए कैरेक्टरिस्टिक तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों मिला के लिख देना, ठीक है। जैसे सिर्फ एडवांटेज तो एडवांटेज में, यस सर। डिसएडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजिंग, या ऐसे सिंपली ऑफ नेचुरल फाइबर्स। पहला डिसएडवांटेज इसका, नेचुरल फाइबर्स आर वेरी कॉस्टली,
नेचुरल फैब्रिक्स लिखो, फाइबर नहीं लिखना कि नेचुरल फाइबर से बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब नेचुरल फाइबर से बने हुए जो कपड़े होंगे, जो चीजें होंगे वो काफी महंगे आते हैं। अब मानो ना कॉटन का एक कपड़ा आ रहा है 2000 का, एकदम वैसा ही स्टाइल में मस्त, चमक में मस्त, 500 रुपए में मिल जा रहा है आपको, तो ऑब्वियसली आप देखो कि स्टाइल भी अच्छा है, डिजाइन भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, काहे नहीं 500 रुपए में खरीदेगा, 2000 रुपए लगाए। तो आदमी तो डिजाइन के पीछे, स्टाइल के पीछे चल जाता है, पर वो नुकसान होता है स्किन को, उसको तो नहीं सोचता है। पर वही बात है, कॉस्टली भी तो मैटर करती है कहीं ना कहीं, मनी मैटर्स। वही है कि जहाँ पे थोड़े से पैसे के प्रॉब्लम होते हैं, तो इसलिए तो सिंथेटिक फाइबर का जन्म हुआ। और साथ में स्टाइल मारने के लिए अच्छा होता है, डिजाइन काफी मिल जाते हैं, कलर काफी मिल जाते हैं। तो फैशन के सामने में इंसान तो कंफर्टेबिलिटी को तो भूल ही जाता है, वही बात है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर का इतना प्रचलन है। और नेचुरल फाइबर सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर भी नहीं सकता। कहानी ये है कि आप कितना भेड़ को मारो, कितना भेड़ से ऊन निकालो, उतनी रिक्वायरमेंट को पूरा भी करना पॉसिबल नहीं था। कॉटन कितना उगाओ, डिमांड एंड सप्लाई की नियम होती है। कॉटन के कपड़े की डिमांड ज्यादा है, अच्छा लगता है पहनने में, कंफर्टेबल भी है। सिल्क के कपड़े का बहुत डिमांड होता है और उसकी सप्लाई कम है, कम उगती है, इसलिए उसका दाम ज्यादा है। डिमांड सप्लाई की अपनी नियम होती है, वही चीज है, कम एबिलिटी है तो दाम बढ़ जाती है कोई चीज की। तो नेचुरल फैब्रिक्स आर वेरी कॉस्ट, काफी दाम होता है। ओके, नेचुरल फाइबर्स आर कैन बी अटैक्ड बाय जो मॉथ्स होते हैं, मोसेस होते हैं, जो छोटे मोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो सिल्क का कपड़ा, सुने होंगे घर में मम्मी लोग बोलती है कि तांत का साड़ी वाड़ी बहुत दिन रख देने से क्या होता है, सिल्क वाला साड़ी वाला उसमें अपने आप छेद हो जाता है कि नहीं पहनोगे उसको, रखे रखे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक करता, खराब होता है। कॉटन का कपड़ा बहुत दिन स्टोर करके नहीं रख सकते, खराब हो जाएगी। कॉटन का कपड़ा खरीदे, साल 2 साल प्रयोग करो, देखो कहानी खत्म, नहीं टिकता है ज्यादा, उसको कोई छेद हो जाएगी या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका है कि मतलब बार बार उस कपड़े को खोल दो, थोड़ा हवा में रख दो, धूप में रख दो, फिर रख दो, तभी कॉटन के कपड़ों को आप बचा के रख सकते हो ज्यादा दिन के लिए, प्योर कॉटन वाले कपड़े, नहीं तो वो खराब होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स कैन बी अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे अटैक कर सकती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे अटैक करा तो हमारे स्किन को भी खराब कर सकता है यदि उसे यूज करते। पर आदमी नॉर्मली तो कपड़ा को धो ही के पहनता है, बट कपड़ा ही खराब हो जाता है रखे रखे। तो ये दो बेसिक डिसएडवांटेजेस है नेचुरल फाइबर्स के। कभी कल कंपैरिजन भी आ जाता है कि कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ नेचुरल फाइबर विद सिंथेटिक फाइबर, आप कर सकते हो, मैंने आपको सारा दे दिया, लिख सकते हो। दे आर कॉस्टली, दे आर चीप, दे आर ड्यूरेबल, दे आर नॉट मच ड्यूरेबल, दे आर अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपके ऊपर है, पूछ लिया कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज, तो 2 कॉलम बना के आप लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना है। नेक्स्ट क्लास में प्लास्टिक वाला पार्ट का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्लास्टिक क्या होता है और नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है प्लास्टिक, उसके बारे में फुल डिस्कशन होगी। थोड़ी जो ग्रीन केमिस्ट्री होती है, हम लोग बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, जहाँ पे नेचर को बचाने की बात होती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो डिस्कशन होगी नेक्स्ट क्लास में। So thank you for today, meet you in the next class beta, thank you Thank you, sir.